बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर बात करेंगे तो वही कौन सा चिन्ह आ जाएगा, प्लस का, क्योंकि क्या है उत्पाद क्या आ जाएगा 1/2 डी NH3 की सांद्रता में वृद्धि अपॉन डी। यानी कहने का मतलब यदि आप सीधा सा तरीका देखना चाहो तो यहाँ पर जो भी अभिक्रिया के वेग लिखी हुई हो अणु उनको बट्टे में ले लो, वो एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो ये सबसे अच्छा अभिक्रिया का वेग और इसको समझने का तरीका है कि अभिक्रिया का वेग कैसे निकालने क्या ये आज का अपना टॉपिक था जो क्लियर होता है। यहाँ से होते हैं कल इसके अपन आगे वाले टॉपिक का अध्ययन करेंगे जिसमें अपन वेग नियतांक, वेग विशिष्ट अभिक्रिया वेग और अनुसंकेता की उनकी बात। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज अपने रासायनिक बलगतिकी का अगले टॉपिक का अपन अध्ययन करेंगे। कल अपन ने रासायनिक बलगतिकी की परिभाषा, अभिक्रिया का वेग, औसत वेग, तात्क्षणिक वेग और प्रारंभिक वेग की बात करी, जिसके बारे में इनको समझा, उनका एग्जांपल लेके उनको समझने की कोशिश करी कि कैसे अभिक्रिया का वेग एक दूसरे के अभिकारक और उत्पाद में कैसे बराबर हो सकता है। अब इसके आगे की अपन बात करें तो इसमें एक टॉपिक आता है जिसमें अपन इसका नाम लिखे अभिक्रिया का वेग या फिर वेग नियम। क्या बोल सकते हो, वेग नियम, वेग। अब देखो वेग नियम क्या बोलते हैं, वेग। तो वेग नियम के लिए बोलते हैं कि द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम के अनुसार, कुछ नियम द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग क्रिया कारकों की सांद्रता के सक्रिय गुणनफल के समानुपाती। क्या बोला, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग उसके क्रियाकारकों के सक्रिय द्रव्यमान के समान, क्रियाकारकों की सांद्रता के सक्रिय द्रव्यमान के समानुपाती होता है। कौन, अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग याद रहेगा, सक्रिय द्रव्यमान, क्रियाकारकों के सक्रिय द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती, सक्रिय द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती। अब जैसे क्या कहलाता है वो, वेग नियम। क्या कहलाता है, वेग नियम। अब यदि आप पढ़ने की कोशिश करें या फिर मैं एग्जांपल से समझने की कोशिश करूं कि कैसे वो उसके समानुपाती होता है, तो अपन देखते हैं कि ये ए है, ये किसमें चेंज हो रहा है, उत्पाद। किसमें चेंज हो रहा है, उत्पाद। उत्पाद कौन सा हो सकता है, बीसीडी, आपकी मर्जी हो सकता है। अब इसमें देखें कि क्रियाकारक कौन है, ए, यानी अभिक्रिया का वेग हमेशा किस पर निर्भर करेगा, क्रियाकारक की सांद्रता। किस पर निर्भर करेगा, क्रियाकारक की सांद्रता पर। कैसे, देखो अभिक्रिया वेग, क्या है, अभिक्रिया वेग इसकी सांद्रता के गुणनफल के समानुपाती होता है, इसकी सांद्रता के गुणनफल के समानुपाती, यानी ये समानुपाती का चिन्ह और ये ए की सांद्रता। क्या कहलाता है, अभिक्रिया वेग क्रियाकारकों की सक्रिय द्रव्यमान, सक्रिय द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती। सक्रिय द्रव्यमानों के गुणनफल की बात करें तो अपने आप ऐसे बोल सकते हो कि a प्लस बी, a प्लस बी, यानी a की सांद्रता होगी तो ये b की सांद्रता, इन दोनों के गुणनफल के समानुपाती कौन होता है, अभिक्रिया का वेग। यानी परिभाषा क्या बोलोगे, इसकी सक्रिय द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम के अनुसार किसी भी अभिक्रिया का वेग उस अभिक्रिया के क्रियाकारक, उस अभिक्रिया के क्रियाकारकों के क्रियाकारकों की सांद्रता के सक्रिय गुणनफल के समानुपाती। गुणनफल की क्या होता है, समानुपाती होता है। अब यदि आप इस समानुपाती के चिन्ह को हटाओगे तो
अभिक्रिया वेग इज इक्वल टू के, ए की सांद्रता और ये क्या हो गया बी की सांद्रता। के क्या है, के इज इक्वल टू है वेग नियतांक, वेग नियतांक, या फिर आप बोल सकते हो वेग स्थिरांक। वेग नियतांक या वेग स्थिरांक, इसको क्या बोल सकते हैं, वेग नियतांक या वेग स्थिरांक। क्या होता है के, ये क्या होता है अभिक्रिया वेग, ये क्या है क्रियाकारकों की सांद्रताओं का सक्रिय गुणनफल, क्रियाकारकों की सांद्रताओं का सक्रिय गुणनफल। अब अपने को यहां से अपन क्या बोल सकते हैं कि ये क्या होता है के, जिसको क्या होता है वेग नियतांक। और इसको कैसे निकालते हैं अभिक्रिया के वेग से, क्योंकि अभिक्रिया का वेग उनके क्रियाकारकों के सक्रिय गुणनफल के समानुपाती होता है। आगे यहां से ये निकाल सकता है। इसके आगे अपन एक दूसरा टॉपिक भी बोल सकते हैं कि विशिष्ट अभिक्रिया वेग, विशिष्ट अभिक्रिया वेग, ये क्या होता है विशिष्ट अभिक्रिया वेग या फिर विशिष्ट अभिक्रिया वेग नियतांक, विशिष्ट वेग नियतांक भी बोल सकते हैं, विशिष्ट वेग नियतांक। तो बोला विशिष्ट अभिक्रिया वेग क्या होता है, विशिष्ट अभिक्रिया वेग की अपन बात करें तो यदि इन क्रियाकारकों की जो सांद्रता है वो यदि इकाई हो तो अभिक्रिया का वेग ही क्या कहलाता है, विशिष्ट अभिक्रिया वेग। यदि इन क्रियाकारकों की सांद्रता क्या हो, इकाई हो, इन क्रियाकारकों की सांद्रता क्या हो, इकाई हो, तो यदि इनकी इकाई हो तो अभिक्रिया का वेग ही क्या कहलाता है, वेग नियतांक कहलाता है, जिसे विशिष्ट अभिक्रिया वेग कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, विशिष्ट अभिक्रिया वेग। यानी ए और बी की सांद्रता क्या होनी चाहिए, इकाई होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, इकाई। यदि इकाई है तो अभिक्रिया का वेग इज इक्वल टू क्या हो जाएगा के। कब, जब इनकी सांद्रता क्या हो, इकाई, तो वो क्या कहलाता है, विशिष्ट अभिक्रिया वेग। ये देखो कितने, जिसका अपन बोल सकते हैं वेग नियम और विशिष्ट अभिक्रिया। वेग नियम के लिए सब आप बोल सकते हो कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में क्रियाकारकों की सांद्रताओं के सक्रिय गुणनफल के समानुपाती होता है उसका अभिक्रिया का वेग। अब इसमें अगली बात करें तो बोले हैं कि वेग नियतांक होता है, वेग नियतांक जो अपन ने किसकी बात करी, के की, वेग नियतांक, वेग नियतांक। अब बोला ये वेग नियतांक इसके मात्रक या फिर वेग नियतांक की इकाई, वेग नियतांक की इकाई। अब बोला ये जो के है वेग नियतांक, इसकी अपन इकाई कैसे ज्ञात करें। तो इसके लिए अपन यदि बात करें तो बोला कोई भी एक अभिक्रिया है, कोई भी क्या है, अभिक्रिया है, जैसे N1A प्लस N2B अभिक्रिया करके N3C प्लस N4D बनता है। N1A और N2B से N3C और N4D ये वाली अभिक्रिया बनती है। इसके अणुओं की संख्या क्या है, N1 और ये क्या है, N2। यदि अपन इनके लिए वेग नियतांक या अभिक्रिया का वेग लिखने की कोशिश करें इसके लिए, तो इसके लिए लिखेंगे कि अभिक्रिया वेग समानुपाती ए की सांद्रता N1, ए की सांद्रता, और दूसरा ये क्या हो गया, बी की सांद्रता, और ये क्या है, N2। क्या होती है, N2। अब यदि समानुपाती के चिन्ह को यदि यहाँ से अपन हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, अभिक्रिया वेग इज इक्वल टू के, क्या हो जाएगा, ए की सांद्रता क्या हो गया N1, और ये क्या हो गया बी की
सांद्रता और क्या हो जाएगा n2। ठीक है, अब यदि अपन यहां से क्या ज्ञात करना चाहें k, क्या ज्ञात करना चाहिए k, तो आप यहां से देख सकते हो कि अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग, तो अभिक्रिया का वेग क्या होता है सांद्रता अपॉन समय, अभिक्रिया का वेग क्या होता है सांद्रता अपॉन समय। तो अभिक्रिया का वेग होता है सांद्रता अपॉन समय, इस चीज का ध्यान रखना, सांद्रता अपॉन समय इज इक्वल टू होगा वो k का, ये एक ही क्या है सांद्रता, एक ही क्या है सांद्रता, यानी ऐसा लिख सकता हूं कि ये लो सांद्रता, ये क्या आ जाएगा n, ये क्या है b की सांद्रता, यानी ये सांद्रता, और क्या हो गया n2, क्या हो गया n2। सांद्रता अभिक्रिया का वेग क्या है, अभिक्रिया वेग क्या होता है हमेशा आपको पता है सांद्रता अपॉन समय, ये k का t, ये एक ही क्या है सांद्रता, तो सांद्रता n बना होगा b यानी सांद्रता। अब देखो दोनों क्या है सांद्रता समान है, घात अलग अलग, सांद्रता ये क्योंकि यहाँ पर समान है घात अलग अलग है, तो मैथमेटिक्स का एक रूल है कि जैसे a की पावर x है और यहाँ पर a की पावर क्या है इनटू में a की पावर क्या है y, यदि ये है a की पावर x इंटू a की पावर y होता है तो आप इसको बोला a की पावर x प्लस y लिख सकते, ये मैथमेटिक्स से होता है। दूसरा यदि a की पावर x और भाग हो a की पावर y तो बोला आप इसको a की पावर x माइनस y लिखे, तो ये दोनों अपने आगे काम में आएंगे, इसलिए नहीं बने कि a की पावर x इंटू a की पावर y हो तो आप इन बोला a को कॉमन ले सकते हो और इन दोनों को जो इंटू में इनको क्या कर सकते हो प्लस कर सकते हो, जबकि a की पावर x भाग a की पावर y हो, यदि भाग हो है ना, तो इन दोनों a को आप यदि कॉमन लेते हो तो x और y आपस में क्या आ जाएंगे माइनस हो जाएंगे, इस चीज को आपको हमेशा ध्यान रखना है। तो ये सांद्रता की पावर n1 है, सांद्रता की पावर n2 है, तो दोनों सांद्रताओं को अपन एक साथ ले सकते हैं। यदि मैं एक साथ लेता हूं तो यदि इन दोनों को मैं एक साथ लेता हूं तो ये लिखूंगा सबसे पहले मैं सांद्रता अपॉन समय इज इक्वल टू k, दोनों सांद्रताओं को एक साथ रखूंगा तो ये आ जाएगा सांद्रता और ये n1 प्लस n2, n1 प्लस n2। अब ये मानते हैं कि माना n1 प्लस n2 इज इक्वल टू n, n1 प्लस n2 इज इक्वल टू n है, यानी ये जो इनके अणुओं की संख्या थी माना कि किसके बराबर है n के बराबर है, क्योंकि अपन ने यहाँ पर दो लिए, 3 हो सकते थे, 4 हो सकते थे, कितने हो सकते थे n1 n2 n3 n4 तक 4 हो सकते थे, 5 हो सकते थे, तो इन सब का योग अपन ने एक क्या मान लिया n मान लिया, क्या माना n। अब यदि मैं इसको लिखना चाहूँ तो इसको भी आप मैं खोल के लिख सकता हूँ कि सांद्रता समय नीचे तो ऊपर लाऊंगा तो इनवर्स में हो जाएगा, समय इनवर्स इज इक्वल टू k और ये क्या हो जाएगी सांद्रता की पावर क्या होगी n, क्या होगी n। अब यहां से यदि मैं k ज्ञात करना चाहूं, क्या ज्ञात करना चाहूं k ज्ञात करना चाहूं तो इज इक्वल टू ये आ जाएगा सांद्रता, क्या आ जाएगा सांद्रता समय इनवर्स, सांद्रता समय इनवर्स और भाग में कौन आ जाएगा सांद्रता की पावर n, सांद्रता की पावर n। ये अब यहां तक हो गया। अब देखो ये सांद्रता यहाँ की पावर 1 मान लो, ऐसा एक में तो दिक्कत नहीं है, सांद्रता पावर 1 और ये सांद्रता पावर क्या है n, दोनों सांद्रता समान है और किसमें है भाग में है एक दूसरे के, तो ये क्या हो जाएगा x माइनस y यानी 1 माइनस n, 1 माइनस n। तो इसको आप यदि मैं इधर साइड पे लिखना चाहूं तो आप यहां से इसको लिख सकते हो कि k इज इक्वल टू k इज इक्वल टू
ये सांद्रता और ये सांद्रता दोनों को यदि मैं कॉमन ले लूं तो ये हो जाएगा सांद्रता 1 माइनस एन, 1 इसका था और ये एन ऊपर आया तो इसमें हो गया माइनस एन, और समय इनवर्स, समय इनवर्स ये के की इकाई क्या हो गई, के की इकाई हो गई। अब आप किसी की भी आपको पूछे तो आप ये आसानी से वेग नियतांक के की इकाई निकाल सकते हो। अब सांद्रता इज इक्वल टू क्या होता है, मोल पर लीटर। तो यदि आप इसमें करना चाहो तो ये कर सकते हो कि सांद्रता के लिए क्या सकते हो, लिख सकते हो मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, और ये कोष्टक 1 माइनस एन, और ये समय, समय को किसमें लिख सकते हैं, सेकंड में, समय को सेकंड में। ये जो दोनों हैं इनसे आप किसी भी वेग नियतांक की इकाई याद कर सकते हो, अच्छे से समझ लो उसको। कहीं पर भी आपको कंफ्यूज हो तो इसको आसानी से, इसको एक छोटे से सोल्व है कि जो सांद्रता 1 माइनस एन समय। अब इससे अपन सोल्व कर लेके देख लेंगे आगे कि सांद्रता इक्वल होता है मोल पर लीटर, तो वही मोल पर लीटर 1 माइनस एन सेकंड इनवर्स। ठीक है, आया कैसे, अपन ने कोई भी अभिक्रिया ली n1a प्लस n2b या n3c भी ले सकते थे इसमें वेग नियतांक की। अभिक्रिया का वेग अपने को पता है कि अभिकारकों के, उत्पादों से अपने को मतलब नहीं है अभिकारकों के, तो अभिकारकों तो ये एक की सांद्रता हो गई, ये अणुओं की संख्या हो गई, ये b की हो गई, ये n2 हो गई। अभिक्रिया का वेग समानुपाती चिन्ह को डाल दिया गया, क्या आ गया। अभिक्रिया का वेग का मात्रक होता है सांद्रता अपॉन समय, के पीछे बढ़ के आए हुए हैं कि सांद्रता डेल सी अपॉन डेल टी, यानी सांद्रता परिवर्तन समय परिवर्तन, तो सांद्रता अपॉन समय इज इक्वल टू k का k। ठीक है, ये इसकी सांद्रता आ गई, ये n1 हो गया, ये सांद्रता इसकी आ गई, b की आ गई, ये n2 आ गया। अब अपन ने जो पढ़ा है कि दोनों की सांद्रता लैम्डा आपस में समान है तो n प्लस n2 हो जाएगा, तो सांद्रता अपॉन समय इज इक्वल टू k सांद्रता n1 प्लस n2, माना n1 प्लस n2 डॉट डॉट डॉट, या फिर n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस n4 इज इक्वल टू n ले लीजिए आप। ठीक है, ये आ जाएगा सांद्रता समय को प्रयोग समय इनवर्स इज इक्वल टू k सांद्रता, इसको क्या ले लिया अपन ने n ले लिया। k इज इक्वल टू की बात करूं तो ये इसके नीचे आ जाएगा, यानी सांद्रता समय इनवर्स अपॉन सांद्रता n, दोनों सांद्रता आपस में कॉमन है तो कॉमन होते हैं माइनस का चिन्ह रहता है, इसको एक मान लो तो इसको क्या हो जाएगा माइनस n, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस n समय, और ये मोल पर लीटर लिख सकते हो। अब ये क्या हो गया, वेग नियतांक, क्या हो गया, वेग नियतांक के की इकाई। अब आपसे इस तरह से पूछ सकते हैं यहाँ पर, जो अपन थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे कि अपन में अभिक्रिया की कोटि की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, अभिक्रिया की कोटि, जिसमें शून्य कोटि, प्रथम कोटि, द्वितीय कोटि, तृतीय कोटि तक अभिक्रिया की बात करेंगे। अपन एक बार इन चारों अभिक्रियाओं के शून्य कोटि, द्वितीय कोटि, प्रथम कोटि, तृतीय कोटि, इनके लिए वेग नियतांक की इकाई की बात करते हैं। वेग नियतांक की इकाई यानी के की इकाई क्या क्या होगी। सबसे पहले मैं बात करूं कि शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग नियतांक की इकाई बताओ, ये कौन सी, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग नियतांक की इकाई। तो शून्य कोटि अभिक्रिया है तो इसका मतलब n का मान क्या हो गया, 0, क्या हो गया, n का मान क्या हो गया, 0। यदि n का मान 0 हो गया तो आप इससे निकाल सकते हो कि ऐसा क्या, ऐसा इसमें क्या रखना है, मान रखना है। तो अपना सूत्र क्या था, k इज इक्वल टू सांद्रता 1 माइनस n समय इनवर्स, सांद्रता को मोल पर लीटर लिख लो, या फिर आप इससे कर सकते हो, दोबारा उससे कर लेना, एक बार दोनों बार कर देते हैं। k इज इक्वल टू 1 माइनस n का मान क्या रखना, 0, तो ये क्या हो गया सांद्रता 1, और ये क्या हो गया समय इनवर्स। सांद्रता क्या लिखते हो, मोल पर लीटर लिखते हो ना, तो k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोल 1 लीटर किसमें आ जाएगा, पर लीटर है तो ऊपर जाओगे किसमें होगा, इनवर्स में, और ये समय को किसमें लिखते हो, सेकंड में। ये मोल 1 लीटर माइनस 1 और सेकंड इनवर्स।
अब ये लीटर -1 कैसे आया? क्योंकि लीटर क्या था, मोल पर लीटर था, तो लीटर ऊपर आएगा तो किसमें हो जाएगा, नेगेटिव में हो जाएगा। सेमी को किसमें लिख दिया, से, कोई दिक्कत? या फिर आप यहां से सोल्व कर सकते हो, मोल लीटर 1 - n डायरेक्ट ये याद रखो, तो यहां क्या लिखोगे 0, क्या लिखोगे 0, तो ये क्या बचेगा 1 बच जाएगा, तो मोल ऊपर है तो 1 का 1 आ गया, लीटर नीचे से ऊपर आएगा तो माइनस हो जाएगा बस। शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए किसकी बात करी, वेग नियतांक के, कौन से अभिक्रिया के लिए, शून्य कोटि के लिए, किसके लिए, शून्य कोटि। हो गया, कर सकते हो, कोई दिक्कत? अब देखो यहीं से सोल्व करते हैं अपन। क्वेश्चन ये, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग नियतांक की इकाई, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग नियतांक की इकाई यानी n कितना हो गया, बोलो 1, कितना हुआ 1। यदि 1 है तो k कौन सा आ गया, 1 आ गया, n का मान क्या आ गया 1, ये अपना सूत्र हो गया। इसकी बात करते हैं, ये क्या आ गया 1, तो सांद्रता 1 - 1 तो से 1 निकालो, क्या हो जाएगा 0, यानी सांद्रता क्या होगी 0, सांद्रता क्या होगी 0। 1 - 1 n का मान क्या हो गया 1, तो 1 - 1 क्या हो गया 0, यानी सांद्रता क्या होगी, किसी घात हो जाती क्या हो जाता है 0, तो आप देख सकते हो K1 इज इक्वल टू समय इनवर्स, या फिर बोल सकते हो K1 इज इक्वल टू सेकंड इनवर्स। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग नियतांक K1 की कर सकते हैं। इसी तरह आप यदि आप द्वितीय कोटि का फिर बनाना चाहो तो आप कर सकते हो द्वितीय कोटि। द्वितीय कोटि के लिए क्या हो गया, n इज इक्वल टू क्या हो गया 2, सूत्र यही है 1 - 1 1 - 2, तो एक में से 2 निकालो तो क्या बचेगा माइनस का 1, तो देखो k क्या हो जाएगा यहाँ पर 2, क्या हो जाएगा 2, तो K2 इज इक्वल टू ये क्या बच जाएगा सांद्रता -1 समय -1, ये इसकी इकाई हो गई। अब इसको मोल पर लीटर में लिखना है तो ये अगर इसको ऐसे लिख सकते हो आप K2 इज इक्वल टू मोल पर लीटर -1 समय -1। अब मोल माइनस का 1, मोल क्या है माइनस का 1, तो K2 की इकाई क्या होगी, K2 की मोल -1, मोल क्या है -1। अब लीटर नीचे है, ऊपर आएगा तो किसमें हो जाएगा माइनस में, और माइनस क्या हो गया प्लस, तो ये लीटर 1, समय क्या है सेकंड में, किसमें है इनवर्स में, तो ये वेग नियतांक की इकाई तृतीय कोटि की आपको ज्ञात करनी है, कुछ नहीं करना, n = 3 रखना है, वैसे की वैसे आप ज्ञात कर सकते हैं। ये अपनी क्या थी वेग नियतांक की इकाई। अगला टॉपिक है अणु संकेता और कोटि, अणु संकेता और कोटि। अब देखो अणु संकेता और कोटि, पहले अपन पढ़ते हैं अणु संकेता के बारे में। किसके बारे में, अणु संकेता। देखो इसके अंदर नाम में है कि अणु संकेता, अणुओं की संख्या, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणु, परमाणु या आयनों की संख्या ही क्या कहलाती है, अणु संकेता। किसी भी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणु, परमाणु या आयनों की संख्या ही क्या कहलाती है, अणु संकेता। आगे समझे, कर सकते हो, किसी भी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणु, परमाणु या आयनों की संख्या क्या कहलाती है, अणु संख्या। जैसे एग्जांपल लेके बताऊं,
अब एक आपको क्या बतानी है, अणु संकेत। क्या बतानी है, अणु संकेत। तो सबसे पहले इसमें कितने अणु काम में आ रहे हैं, 2। एक कितने आ रहे हैं, 2। तो इसकी अणु संख्या कितनी होगी, 2। इस वाले के लिए पूछे तो एक कितना अणु में आ रहा है, 1। तो इसकी अणु संख्या कितनी होगी, 1। इसके लिए बात करें तो 2, एक का 1 का, तो अणु संख्या कितनी होगी, 2। इसके लिए 1 का और 2 बी के, तो 2 और 1 3, तो अणु संख्या कितनी होगी, 3। ये सीधी सी छोटी सी चीज है, 3 अणु संख्या। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अणु की संख्या करती अणु संख्या की बात करते हैं तो अणु संख्या आप 2 प्रकार से पूछ सकते हो कि एक सरल और एक जटिल अणु संख्या। सरल और जटिल। सरल अणु संख्या में बात करते हैं कि यदि अणु संख्या की अणु की संख्या 3 तक हो तो उनको अपन सरल मानते हैं, लेकिन 3 से ज्यादा हो तो वो अपन उनको जटिल अणु संख्या की बात करते हैं, जिनको अपन साधारणतः ज्ञात नहीं करते। अब दूसरा इसमें एक वर्ड है कोटि। क्या है, कोटि। इसमें और अणु संकेता में थोड़ा सा डिफरेंस है, इसीलिए इन दोनों को अणु संकेता को बताने की जरूरत पड़ेगी। इसके लिए है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया के वेग निर्धारक पद में भाग लेने वाले परमाणु या आयनों की संख्या। क्या डिफरेंस हुआ, सेम ही तो बोला दोनों में, कुछ चेंज लगा गया, एक छोटा सा चेंज। अणु संकेता में बोलते हैं कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणु परमाणु या अणु की संख्या। इसमें बोलते हैं कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिक्रिया, वह अभिक्रिया पद, वेग निर्धारक पद, कौन सा पद, वेग निर्धारक पद में जितने अणु काम में आएंगे, तो इंपोर्टेंट कौन हो गया इसके अंदर, वेग निर्धारक पद। वेग निर्धारक पद, इसको याद रखना है, आरडीएस स्टेप भी बोलते हैं इसको, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, वेग निर्धारक। यानी कोई अभिक्रिया हो रही है तो उसमें सामान्यतः क्या हो जाएगी, अणुओं की संख्या, लेकिन उसका कोई अभिक्रिया थोड़ी जटिल है तो उसमें ओनली और ओनली जो उसका वेग निर्धारक पद है ना, उसमें ही अणुओं की संख्या होगी, वही कोटि कहलाएगी। टोटल जो होंगे वो उसके अणुओं की संख्या कहलाएगी। तो परिभाषा समझ में आ गई। यानी कोटि की परिभाषा किसी रासायनिक अभिक्रिया में वेग निर्धारक पद में भाग लेने वाले अणु, परमाणु या आयनों की संख्या क्या कहलाती है, अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। और अणु संकेता इसे अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणु, परमाणु या आयनों की संख्या। तो ये दो वर्ड है, कोटि और अणु संकेता। अब बोला इन दोनों में अंतर क्या है, क्या अंतर है, जो अपन ने एक तो पढ़ लिया। यदि अपन इनके अणु संकेता और कोटि में अंतर की बात करें, अणु संकेता और कोटि में अंतर की बात करें तो जल्दी से देखो, इसके अंदर एक को अपन ले सकते हैं अणु संकेता और दूसरी होती है कोटि। क्या होती है, अब देखो अणु संकेता क्या होती है, अणु संकेता प्रत्येक पद के लिए ज्ञात की जा सकती है, किसी भी अभिक्रिया के प्रत्येक पद के लिए अणु संकेता ज्ञात की जा सकती है। लेकिन कोटि होती है वो संपूर्ण अभिक्रिया के लिए ज्ञात है, संपूर्ण अभिक्रिया की एक ही कोटि होती है। जबकि अणु संकेता यदि किसी में दो पद है तो दो पदों के लिए अलग अलग हो सकती है, मतलब इस पद में इतने अणु काम में आ रहे हैं, इस पद में इतने अणु काम में आ रहे हैं। लेकिन कोटि हमेशा एक ही होगी, क्यों, क्योंकि यदि दो पद है या तीन पद है तो उनमें से एक ही पद होगा जो वेग निर्धारक होगा, बाकी और जो दोनों पद होंगे वो तीव्र गति से संपन्न होने वाले। तो इसका पहला दोनों में अंतर क्या हो गया कि ये संपूर्ण अभिक्रिया के लिए कोटि ज्ञात की जाती है, जबकि अणु संकेता प्रत्येक पद के लिए ज्ञात की जा सकती है। पहला अंतर हो गया। दूसरा देखो, दूसरा है कि ये कोटि क्या होता है, अपन निकालते हैं तो ये प्रायोगिक मान है, और अणु संकेता क्या है, सैद्धांतिक मान। अणु संकेता क्या है, सैद्धांतिक मान है, और कोटि क्या है, प्रायोगिक। दो अंतर हो गए। तीसरा, कोटि शून्य हो सकती है। कोटि क्या हो सकती है, शून्य। यानी ऐसी भी बहुत सारी अभिक्रियाएं हैं जिनमें अभिक्रिया का वेग उसकी सांद्रता पर डिपेंड नहीं करता। अभिक्रिया का वेग
सांद्रता पर डिपेंड नहीं करता। तो सांद्रता पर डिपेंड नहीं करता तो अभिक्रिया कौन सी होगी? शून्य कोटि की अभिक्रिया हो गई, यानी अभिक्रिया की कोटि शून्य हो सकती है लेकिन अणुओं की संख्या तो कुछ ना कुछ होगी हमेशा। तो तीसरा अंतर होगा। चौथा है कि अभिक्रिया जो कोटि होती है वो भिन्न और पूर्णांक दोनों हो सकती है। भिन्न के रूप में भी 1/2, 3/2, 2/4 ऐसे हो सकती है, लेकिन अणुसंख्यता हमेशा पूर्णांक के रूप में ही होती है। ये 4-5 दोनों में अंतर है, जिनको आप और आपको डिस्कशन में लिंक मिल जाएगा, जिसमें पीडीएफ मिल जाएगी, इसके अंदर ये दिया हुआ मिल जाएगा चारों के अंतर। अब आज का टॉपिक अपन ये प्रकरण करते हैं कि इसमें छोटा सा टॉपिक और था, सूडो ऑर्डर अभिक्रियाएं यानी छद्म कोटि अभिक्रिया, उनकी और बात करेंगे। चलो ठीक है, अभी तक के लिए आगे। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, रासायनिक पद्धति की ये अगले टॉपिक में आपका स्वागत है। और अगला टॉपिक अपन रासायनिक पद्धति में कल अपन ने खत्म किया था कि अणुसंख्यता और शून्य कोटि, अणुसंख्यता और कोटि इन दोनों के बारे में पढ़ा था। आज अपन एक इसी का छोटा सा टॉपिक है छद्म कोटि अभिक्रिया। कौन सी कोटि अभिक्रिया है? छद्म कोटि अभिक्रिया। इसमें आपको क्लियर हो जाएगा छद्म कोटि अभिक्रिया। यदि मैं सीधे से वर्ड में आपको बोलना चाहूँ, छद्म कोटि अभिक्रियाएं यानी